अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजरत के साथ के खुसूसी एडिशन के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। आज प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रीफली मैं शेख साहब की इजाज़त से बताता चलूँ कि आज हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आउटलाइंस में आपको बता देता हूँ। हम बात करेंगे कि जो अभी रिसेंटली काबीना की जानिब से समरी मुस्तरद की गई है, चीनी और कपास इंडिया से मंगवानी थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत काबीना ने उसको मुस्तरद कर दिया। ब्रॉडशीट के हवाले से भी बात करेंगे। मरीम नवाज साहिबा साइलेंट हैं, साइलेंट मोड ये कब तक चलेगा, इसके पाकिस्तानी सियासत पर असरात क्या होंगे, पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है, पीडीएम में फूट पड़ गई है। शेख साहब, सेनेट में दो अपोजिशन ब्लॉक्स बन गए हैं, दोनों में से किसको मानते हैं, किसको सही समझते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तरीन साहब कह रहे हैं कि मुझे विच हंट किया जा रहा है, मुझे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मेरे अलावा भी 80 लोगों की मिल्स हैं, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही। और इसके अलावा हम मईशत पर भी बात करेंगे। हुकूमत जिस वज़ीर ख़जाना को लाना चाह रही है वो कह रहे हैं कि मईशत की तो समत ही दुरुस्त नहीं है, जबकि इससे पहले हुकूमत दावे करती आई है कि मईशत बड़ी तरक्की कर रही है और बड़ी बेहतरी आ रही है। शेख साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चीनी और कपास इंडिया से मंगवाने की समरी मंजूर की गई, ये किसने मंजूर की थी? देखें, मैं तो कैबिनेट की बात करना चाहूँगा। मैं ईसीसी का रुकन हूँ, लेकिन मेरी बदनसीबी, जब पिछली दफ़ा चीनी की इंपोर्ट और गंदम की एक्सपोर्ट की बात हुई, मैंने वहाँ नोट लिखाया कि मेरा इससे इख्तलाफी नोट लिखा जाए। इस मीटिंग में मैं नहीं था ईसीसी की, लेकिन जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो सारे वज़रा की राय तकरीबन एक ही जैसी थी। काफ़ी रिजर्वेशन थी, चेयरों से भी पड़ी जा रही थी, लेकिन वज़रा के कहने की नोयत ही पेश नहीं आई। प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही कहा कि भाई जब 370 इंडिया ना करे उस वक्त तक उससे कोई तजारत नहीं हो सकती। हालांकि बड़ी माजरत के साथ ये ईसीसी में से भी नहीं होनी चाहिए थी जी। और आप उस दिन गए हैं ईसीसी मैं के गया, इजलास लेकिन में? मुझे पता नहीं था कि एजेंडे में ये भी शामिल है। मैं एजेंडा जो जो 2-3 मेन आइटम थे जिससे कि आम आदमी की, अगर मुझे पता होता तो मैं, मेरी 1-1.5 घंटे बाद मीटिंग थी, मैं उसको पोस्टपोन कर देता। लेकिन और आपके जो सामने ये मामला डिस्कस नहीं हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जो काम शाह महमूद ने कहा कि ये बेसिकली फॉरेन ऑफिस का काम है, जो कैबिनेट में शाह महमूद साहब ने कहा, ही वॉज वेरी राइट कि ईसीसी में अगर ऐसी सेंसिटिव समरी जाती है तो वो फॉरेन ऑफिस के नोटिस में होनी चाहिए। और शाह महमूद साहब ने बड़ा बरमला, पहला स्टार्ट ही उनका था। मैं तो कश्मीर के बारे में ख़ास जज्बात रखता हूँ, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शाह महमूद साहब ने बैठते सारी ये स्टार्ट लिया, लेकिन उनको काउंटर उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया कि भाई ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता जब तक इंडिया 370 से वापस ना हो, हम उससे तो ट्रेड ये नहीं। वजीर आजम की तरफ से समरी मंजूर नहीं हुई थी बतौर वजीर तजारत? मीडिया पे ये बात चल रही है, मेरा ख्याल है शायद ना ही हुई हो। नहीं, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट भी है जिसमें लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म ने वो समरी देखी है, सीन किया और इसको फॉरवर्ड किया मंजूर करने के लिए। देखिए, ईसीसी ने फिर उसके बाद हमाद के मंजूर किया। बारे में जो खबरें आ रही हैं वो ऐसी नहीं है। इस पे कि वज़ीर आज़म ने ये समरी देखी है या नहीं देखी है, मैं बिल्कुल लाइलम हूँ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने चेयर पे बैठते सारी ये बात कही कि ये बात नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि वो इस बात पे ऑन बोर्ड थे कि 370 के बगैर हल किए हुए ये चीनी और कपास जो है, ये 8-10 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपये के फ़र्क से हमें अपना सियासी जो हमारा स्टैंड है उसको हम नहीं बदल सकते, बैकआउट नहीं कर सकते। लेकिन शेख साहब, काबीना में ये बात भी हुई है कि हमाद अजहर साहब से पूछा गया कि आपने कल ऐलान कर दिया कि चीनी और कपास मंगवाई जाएगी इंडिया से, तो आपने किसकी इजाज़त से ये ऐलान की है? तो उन्होंने कहा वज़ीर आज़म साहब आप ही ने तो इजाज़त दी थी। और फिर उन्होंने वज़ीर आज़म ने पूछा किसकी इजाज़त से आपने समरी बनवाई और मंजूर करवाई? तो उन्होंने कहा आप ही ने तो कहा था। मैंने नहीं ये सुना, मैंने नहीं सुना हमाद अजहर का ये बयान। सारे टीवी चैनल्स ने चलाया है। सुना है, मैंने चलाया, लेकिन मैंने अगर सुना होता तो ये बात कहता। मेरी ज़रा सीट काफ़ी फासले पर है हमाद अजहर से, लेकिन ईसीसी से में भी ये नहीं होना चाहिए था। मैं इससे भी बड़ी बात कह रहा हूँ। तो हमाद अजहर ने ये कहा कि नहीं कहा कि पीएम की अप्रूवल, मुझे नहीं पता। ये टीवी चैनल्स ने चलाया तो ज़ाहिर है उन्होंने चलाया होगा, लेकिन
शाह महमूद साहब ने और शीरी मज़ारी ने और असद उमर साहब ने और मैंने इसमें राय की ज़रूरत तो थी नहीं, जब प्राइम मिनिस्टर खुद ही कह सकते थे, इसलिए। कल मोईद यूसुफ साहब जो कि मामले खुसूसी हैं बराए सलामती उमूर, उन्होंने कहा है कि वज़ीर तिजारत के तौर पर वज़ीर आज़म साहब ने असम्बली को मंजूर कर लिया और बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा ही मे बी द सेम पर्सन बट ही इज़ वेयरिंग टू डिफरेंट कैप्स, टू डिफरेंट हैट्स। अब मैं तो मोईद शहीद को जानता नहीं हूँ, कैबिनेट का हिस्सा आप जानते नहीं हैं। मैंने नाम सुना है, एक आधी दफ़ा देखा है, मैं कोई उस पर तबसरा भी नहीं करना चाहता कि नॉन पॉलिटिकल आदमी है। कोई पॉलिटिकल आदमी की बात हो तो मैं उस पर तबसरा करूँ। मुईद का मैंने देखा है एक आधी दफ़ा NCOC की मीटिंग में बैठे हुए, मैंने उससे पूछा कि आपकी तारीफ़ क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं मुईद हूँ, अभी मेरी अपॉइंटमेंट हुई है। फिर आज़म साहब ने एक दफ़ा मेरा उनसे तारफ़ कराया या उनका मेरे साथ तारफ़ कराया। सो मेरी कोई हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम कभी नहीं है उनसे। तो आप समझते हैं इस स्टेटमेंट के बाद हुकूमत की बदनामी हुई है? रसवाई वाला मामला तो है ना। अगर मुईद ने ये बयान दिया है तो उसको नहीं देना चाहिए था कि आप, मैं कैबिनेट का हिस्सा हूँ, आप मुझसे ऐसे जवाब लेना चाहते हैं कि ऐसी खाम खा लेने के देने पड़ जाएं। अगर मुईद ने ये बात कही है तो उसको नहीं कहनी चाहिए थी। देखिए अब तो पूरे मीडिया में ये बात हो रही है कि हुकूमत पहले फैसले करती है, फिर तनकीद होती है, तनकीद के बाद फिर मुशावरत होती है और फिर फैसले बदल दिए जाते हैं। ये मोईद यूसुफ साहब की स्टेटमेंट के बाद इसमें प्राइम मिनिस्टर ने खुद स्टेट में कहा कि ये नहीं होगा। इसमें मुशावर हमने हिस्सा जरूर डाला है, इसमें जी अपनी कमेटी जरूर डाली, लेकिन वो इसलिए फजूल थी, हमारी कमेटी की कोई हैसियत नहीं थी कि PM खुद ही ये फैसला कर चुके थे कि भाई ये नहीं हो सकता, ये गलत बात। तो शेख साहब वजीर तिजारत के तौर पर वजीर आजम ने ये असम्बली अप्रूव नहीं की। वजीर तिजारत को मीडिया पे आना चाहिए। वजीर तिजारत तो इमरान खान साहब हैं, वो मशीर तिजारत है। मशीर तिजारत को आना चाहिए मीडिया पे। एक इस हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे जो पर्टिकुलर लोग हैं, जो सेंसिटिव इशू हैं, हम जाके लोगों को, कौम को एतमाद में नहीं लेते। मैं कौम को एतमाद में ले रहा हूँ कि बैठते सारी इमरान खान साहब ने कहा ये नहीं हो सकता, लेकिन रज़ाक दाऊद को आना चाहिए मीडिया पे, क्योंकि मैं गिलगित बल्तिस्तान था, वहाँ लोग ये कह रहे थे कि भी रज़ाक दाऊद क्यों आके ये बात करता, जिसका ये शुभ है, जो एडवाइज़र है, जो भी है वो, कि उसको आना चाहिए टीवी पे और अपने आप को क्लैरिफाई करना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इससे बड़ा आगे कश्मीर के इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें एक सवालिया निशान बन जाता अगर इमरान खान इसको वापस ना करते। बिल्कुल सही है। और शेख साहब मशीर तिजारत ने ये असम्बली मूव करवाई, रज़ाक दाऊद साहब ने मूव करवाई थी। दुआई खुदा की मुझे नहीं पता, मेरे सामने ECC में आती तो मैं अपना इख्तलाफी नोट ज़रूर लिखवाता, चाहे कुछ हो जाता। मेरे सामने आई नहीं और मुझे ये पता ही नहीं था कि ये इसमें है समरी। बंदा मेजर समरी देखता है जिसमें है, उसमें मेरी नज़र से ये नहीं गुजरी कि ये है, वरना मैं बैठ जाता घंटा और बैठ जाते। अच्छा शेख साहब, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं ऐसे नज़र आ रहा है। 23 मार्च पे मोदी साहब ने ख़त भी लिखा, फिर ख़त का जवाब भी इमरान खान साहब की तरफ से दिया गया। इसमें UAE और सऊदी अरेबिया कोई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे अच्छा याद है, एक दिन जुल्फ़कार अली भुट्टो सूरन सिंह से मिल के आया तो उसने कहा कि सूरज मशरक़ से मगरब को निकल सकता है, इंडिया कश्मीर के मसले में लचक नहीं रखता तो तल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। वाजपेयी के साथ जितने आगे जा चुका था मुशर्रफ, वो तो इस दौर में नहीं जाया जा सकता ना। पीपल्स टू पीपल्स कांटेक्ट में जिस तरह की बातें हो रही थी, और वो आर्मी चीफ भी था और प्रेसिडेंट भी था, देखिए ना कितना ज़बरदस्त उस वक्त मौका था कोई फैसला करने का। अगर वो नहीं हो सका तो अब भी कश्मीर के बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता, कोई फैसला नहीं हो सकता। दुआई खुदा की, कश्मीरी खुद एक जिंदा कौम है जी। वो कश्मीर जो किसी ज़माने में किसी का मरहूने मिन्नत था, वो नहीं है। वहाँ शहदा के कब्रिस्तानों में एक दुनिया आबाद है। और आप यकीन जाने उन्होंने मुझे खुद फ़ोन किए वहाँ से कि भाई ऐसी खबरें हैं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ये गलत खबरें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, UAE और सऊदी अरेबिया कोई किरदार अदा कर रहे हैं पाक भारत ताल्लुकात को बेहतर बनाने। लेकिन तल्लुकात तो अच्छे होने चाहिए, लेकिन कश्मीर के बगैर तल्लुकात नहीं अच्छे हो सकते। तो जो मर्जी कोशिश कर ले, अमेरिका भी आ जाए, रूस भी आ जाए, UAE कुछ कर रहा है, सऊदी अरब कुछ कर रहा है, आई डोंट नो। मैं एज ए पॉलिटिकल मैन आपको ये कह रहा हूँ, दुनिया की सारी ताकतें भी शामिल हो जाएं, जब तक कश्मीर के मसले पे मुज़ाकरात नहीं हो, इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात नहीं ठीक हो सकते। और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ बेहतर अभी हुए हैं
MBS ने फ़ोन किया इमरान खान साहब को और वो इमरान खान साहब जा भी रहे हैं, सऊदी अरेबिया का दौरा भी करेंगे। इसकी पीछे क्या वजह है? देखिए, कोई इतनी खराबी भी नहीं थी, बस हमारा मीडिया बहुत स्ट्रांग है, ज़रा सी खबर जो है वो आसमान पे ले जाता है। अब 24 घंटे मीडिया चलता है, ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना जी। दुनिया में भी रात 12 बजे मीडिया बंद हो जाते हैं। 24 घंटे मीडिया चलना और उसके लिए क्लिपिंग और उसके लिए मटेरियल मुहैया करना कोई मामूली बात तो नहीं है। सऊदी अरब के साथ इमरान खान के फरमा रवा सऊदी अरब से बहुत अच्छे पर्सनल फ्रेंडशिप है और अच्छे तल्लुकात हैं। दरमियान में ख़राब तो छोटे मोटे तो टुक टक लगी रहती है, टर्की शर्की ये वो फलां, लेकिन नॉर्मल है बिल्कुल। CPEC के स्लो होने को जवाज़ भी बनाया जा रहा है कि शायद चीन इस वजह से नाराज़ है। कुछ इंटरनेशनल मीडिया में ऐसे आर्टिकल्स आए हैं जिनकी वजह से चीन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता नज़र आ रहा है हमें चीन। तो हमें चीन के साथ खड़ा होना है जी। अभी तो कोई ऐसे हालात नहीं आए कि हमें ये फैसला करना हो कि हमें सिर्फ चीन के साथ खड़ा करना है। अभी तो हमें दुनिया के साथ कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं आया, लेकिन जिस दिन कोई प्रेशर बिल्डअप आया तो हमने चीन के साथ खड़े होना है। अभी तो कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं है। हमारी चीन के साथ तारीखी दोस्ती है और हमालिया से बुलंद है, और वो आने वाले भी थे, लेट हो गए। CPEC चल रहा है, काम हो रहा है CPEC पे, और स्लो नहीं हुआ और चीन के कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं है कि CPEC स्लो हो गया। मेरे नोटिस में कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। चीन क्यों हमसे नाराज़ है? चीन तो नाराज़ नहीं होना चाहिए किसी कीमत पे भी। चीन से तो हमारा रिश्ता जो है वो हिमालय से बुलंद है और हमारा हर सीज़न का फ्रेंड है। और मैं चीन की उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी में, जब स्टूडेंट लीडर हो ची मिन चो एन लाई ने बुलाया था, तो उस वक्त से देख रहा हूँ चीन पाकिस्तान से दूर नहीं हो सकता, ना पाकिस्तान चीन से दूर हो सकता है। और ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि हमने तो देखें ML1 एकनिक से अप्रूव कर दिया हुआ है जी। अब तो उन्होंने आके काम करना है, और जो भी मामलात हैं। लेकिन चीन और पाकिस्तान यकजान दो कलम है। बिल्कुल ठीक है, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं आपकी इजाज़त से, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो PDM पर भी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ हैं। शेख साहब, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को लगाया जा रहा है, मैंने TV में सुना है, और शौकत तरीन से मेरी ज़ाती भी दोस्ती है, सलाम दुआ भी है। और शौकत तरीन शौकत अज़ीज़ के वक्त भी आता जाता था और पिछले दौर में भी था। इमरान खान से भी उसकी बड़ी गपशप है, लेकिन छाती धागे के साथ कब लगती है ये बड़ा, कल आप यही मेरा क्लिप दिखाएंगे कि मैंने कहा दिस इज़ डिसीजन बाय दी इमरान खान। कल करता है, 8 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। सो ये फैसला इमरान खान के पास है कि वो किसको वज़ीर ख़जाना का चार्ज देता है। लेकिन वो उन्होंने खुद आके TV पे मीडिया पे कहा है कि मैं मुझे ऑफ़र किया गया है और एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई जा रही है, मैं उसका कन्वीनर होऊंगा और वज़ीर आज़म साहब ये भी मैंने सुना है। लेकिन मैं तो आपको पॉलिटिकल जवाब दे सकता हूँ कि ये फैसला इमरान खान का है कि इमरान खान ने उसको वज़ीर ख़जाना बनाना है या नहीं बनाना, उसे इक़्तिसादी कौंसिल का चेयरमैन बनाना है या पार्ट ऑफ द इकनॉमिक टीम बनाना है। दिस इज़ विद इमरान खान। उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया हुआ अभी, मेरा नहीं ख्याल किसी के साथ शेयर किया हुआ। तो शेख साहब, उनको ऑफ़र, हम सपोज कर लेते हैं उनको ऑफ़र किया गया है, लेकिन वो वज़ीर ख़जाना बनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि मेरे नायब में केसेस भी चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो हुकूमत की जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। वो कह रहे हैं मईशत की समती नहीं दुरुस्त। देखिए, मैंने साहब महबूबुल हक से लेके सारे इकोनॉमिस्ट देखे हैं, ये तनकीदी सोच रखते हैं, हर एक का अपना फ़लसफ़ा है। जब डॉक्टर महबूबुल हक पेश किया करते थे ना, उस वक्त भी उठ के लोग, एक हमारे वज़ीर ख़जाना बने थे मेरी तरह झटके, हमारे जुनेजो साहब के, क्या नाम था उनका, वो इकोनॉमिस्ट नहीं थे, लेकिन बुरा उन्होंने भी नहीं चलाया। और इकोनॉमिस्ट मेरा ख्याल है जी कि हर एक का अपना फ़लसफ़ा है हयात। और डॉक्टर महबूबुल हक से लेके अब तक तो एक मैंने पॉलिटिकल वो वज़ीर ख़जाना देखा है जो जुनेजो साहब का था, अभी नाम याद आ जाएगा मुझे, ज़रा कोरोना के बाद मेरी यादाश्त में भी फ़र्क पड़ा है। तो बाकी तो
इकोनॉमिस्ट ऐसे ही एक दूसरे के ऐसे ही साथ तनकीद नहीं, करते तो ये जो कह रहे हैं कि मईशत की समत दुरुस्त नहीं, आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते? नहीं, आप मैं नहीं समझते समझता। मैं समझता हूँ इमरान खान खुद मईशत को देख रहा है, आगे से बेहतरी है, 17-18 रुपए डॉलर कम हुआ है, लोगों का कारोबार भी चल सकता है। हमसे थोड़ी सी गलतियां हुई, हमने अपने आटा एक्सपोर्ट कर दिया, चीनी एक्सपोर्ट कर दी, वरना हमारा कोई मसला नहीं था, हम बड़े सुखी रहते। हम अगर अपना चाइना, अपना ये तो मईशत इतनी दुरुस्त है, इतनी ठीक है, तो महंगाई क्यों हो गई है? महंगाई देखें, 4-5 चीजें गरीब को चाहिए, घी, जी चीनी, आटा, दाल, बेसन। अब रमजान में जी ये ठीक हो सकता है। बास का तो मैं कहता हूं कि मैं इमरान खान को कहूं कि यार सारे काम छोड़ के इसको ठीक किया जाए। ये 7 चीजें जो हैं, गरीब की यही इकॉनमी है। गरीब को नहीं पता कि डेफिसिट क्या है और रेवेन्यू क्या है, और ये हमारे आपके चोंचले हैं। गरीब आदमी तो जाना के जब वो देखता है कि यार 270 रुपए का घी है या अच्छा ब्रांड 300 रुपए का है, तो वो शेख रशीद को सीधा पड़ता है। जब वो आटा देखता है तो वो सीधा पड़ता है, जब चीनी पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि 68 में जब अयूब खान के खिलाफ चीनी की तहरीक चली तो मैं उसका रूह रवां था। हालांकि बड़ी सारी 4-8 आने थी, ये तो इमरान खान और हमारी किस्मत अच्छी है, लेकिन हमें ये 5-7 चीज़ें जो हैं, इमरान खान ने खुद कहा कि इस रमज़ान में मैं खुद कीमतों को देखूंगा, तो इससे बड़ी तो बात कोई नहीं। तो शौकत तरीन साहब तो खुद कह रहे हैं कि जो आपने बात की है कि 17-18 रुपए डॉलर को नीचे लेकर आए हैं, उन्होंने कहा सारी मईशत का बेड़ा गर्क ही इसी वजह से हुआ कि डॉलर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर दिया और रुपये को बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर दिया, उससे हमारे कर्जे भी बढ़ गए और वैसे भी इकोनॉमिक सिचुएशन भी मैंने खराब हो शौकत गई। तरीन को ये सुना जी, बहुत सारे लोग ये कहते थे हम IMF के पास लेट गए हैं। देखिए, मैं किसकी बात, आप, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं आपसे ऐसी बात कह दूं जी और कल फंस जाऊं। ये जिसका काम है, मैं अपनी मिनिस्ट्री में ना किसी को मुदाखलत करने देता हूं, ना किसी के मैं करता हूं। आई एम नॉट ए इकोनॉमिस्ट, बिल्कुल सही लेकिन है। मैंने ऐसे लोगों को सुना है जो कहते हैं कि हमें पहले दिन ही IMF के पास चले जाना चाहिए था, हमने बड़ा टाइम ज़ाया किया। सो हफीज शेख साहब को महंगाई की वजह से हटाया गया? मेरा नहीं ख्याल, मुझे तो खुद समझ नहीं आई वो क्यों हटाया गया। सच पूछते हैं, तो कोई तो वजह कोई होगी शेख मुझे नहीं साहब। पता। मैं सोच रहा था कि उसी से पूछूं, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। फिर आपने उनसे बात की? नहीं नहीं, मैं गिलगित गया हुआ था, अभी आपको दे रहा हूँ इंटरव्यू, और कल भी एक इंटरव्यू, उसके बाद मैं पूछूंगा सही हुआ क्या है। मेरे नोटिस में नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ महंगाई की वजह से उसको निकाला गया। कुछ और हुआ है? कुछ ना कुछ तो होगा, ज़ाहिर है इमरान खान को पता होगा या हफीज़ शेख को पता होगा, मुझे नहीं पता। मेरा हफीज़ शेख से काफ़ी दोस्ती है, लेकिन मुझे ना उसने बताया ना इमरान खान ने बताया। और वो कोरोना में मुब्तला थे और फिर उनको हटा दिया कोरोना में ना बीमारी में। होते तो मैं चला जाता। अभी 13-14 दिन है, वरना मैं उससे पूछता कि बनी क्या तेरे साथ। तो आपने तबीयत का भी नहीं पूछा अभी? नहीं, तबीयत का तो मैंने मैसेज दिया। तो अभी तक उन्होंने नहीं बताया या आपको इल्म नहीं हुआ कि क्यों हटाया, लेकिन आप समझते हैं महंगाई सिर्फ वजह नहीं है। बिल्कुल सही है। मरियम नवाज साहिबा खामोश हैं, क्यों है? उनकी खामोशी में हमेशा कोई राज ही होता है, और आपने ज़बरदस्त सवाल किया है। अभी ये ईद, रमज़ान का महीना देखें, ये सियासत ईद के बाद खुलेगी, उनकी खामोशी ईद के बाद पता लगेगा। कोई लेकिन डील ये हो जो रही? टीवी शीवी पे आ रहा है कि हमेशा में, उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई बोर्डिंग कार्ड भी देगा तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मुझे कोई टिकट भी देगा मेरी ट्रे में रखे तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी। लेकिन सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है, और ऐसे बयानात नवाज शरीफ साहब के भी आते थे, लेकिन अभी तक मेरे नोटिस में एज ए इंटीरियर मिनिस्टर ऐसी कोई बात नहीं आई, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन कोई डील हो रही है? ईद के बाद मैं बयान दूंगा कि इस खामोशी का कोई रीज़न है या नहीं। ईद के बाद आपको पता नहीं चलेगा या अभी आप हमें बताना नहीं नहीं, चाहते? अभी मैं बताना भी नहीं चाहता, और ईद के बाद मुझे पता चल जाएगा। कोई डील हो रही है फिर? नहीं, पता नहीं क्या हो रही है, बाहर जाना क्या डील है। नवाज शरीफ ने बाहर जाके क्या कर लिया, फौज के खिलाफ बयानात दे के खुद ही अपने आप को ख्वार किया, खुद ही अपनी पार्टी को तबाह बर्बाद किया। वो जो GHQ के घोंसलों से निकला और GHQ के गमलों से निकला और GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार थी, जब वो फौज के खिलाफ ज़बान निकालता है तो लोग थू थू करते हैं कि तेरी सियासी पैदाइश क्या है, तू को काउंसलर रहा है, तू को स्टूडेंट लीडर रहा है, तो तुझे तो लाने वाले वो थे जिनके तू
लेकिन अब तो वो बड़े लीडर बन गए ना, अब तो वो लीडर ये तो बात कर सकते पाकिस्तान हैं। में जी बन ही जाता है। पाकिस्तान में अब इतने कैमरे हैं, लीडर बनते को इतनी देर नहीं लगती। मरियम नवाज साहिबा बाहर जाना चाहती हैं, ख्वाहिश है उनकी? मैं ईद के बाद तबसरा करूँ। उन्होंने कोई ईसीएल से नाम निकलवाने के लिए कोई रुजू नहीं कोई किया, कोई कोई किसी ने नहीं रहा। और अगर करते हैं तो फिर आप नाम निकाल ऑफ देंगे? कोर्स द डिसीजन विल बी विद प्राइम मिनिस्टर। आप कमेटी मेंबर आप हैं, मैं फरूक और नसीम फरोग साहब हैं। नसीम दो मेंबर हैं, लेकिन फैसला तो इमरान खान का नहीं। ये ऐसे ही लोग मीडिया पे लगे हुए हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री की कोई मिजाल नहीं कि इमरान खान के फैसले के बाहर हो। और फरोग नसीम और मैं मेंबर हैं, लेकिन फैसला वही होगा जो इमरान खान करेंगे। काबीना में डिस्कस हुआ कि मरियम नवाज पहले साहिबा? हुआ, पहले कितने दिन जब पहले? नवाज शरीफ गए, जी जी जी। उसके बाद मरियम नवाज डिस्कस हुआ, पर इमरान खान ने कहा नो, मैं फिक्रा जो दोहराता हूँ, नो वे एट ऑल। उनके बाद उनकी बारी थी जाने की। ये डील में तय हुआ था? डील का नहीं मैं लफ्ज़ कहता, बाज़ लफ्ज़ आप मेरे मुंह में डालना चाहते हैं। मैं रेलवे में मिनिस्टर होता तो मैं कह देता। अब मैं एक हसास मिनिस्ट्री है, हसास में अगर ऐसी बात कहूँगा तो अभी आप ये ब्रेकिंग न्यूज़ बना देंगे। लेकिन ये डिस्कस हुआ कैबिनेट में। पहली वोटिंग में मैंने नवाज शरीफ को वोट दिया कि जाने दिया जाए एज ए रेलवे जी। मिनिस्टर। और फिर बाद में एक जो काबीना मीटिंग मरियम, में आपको क्रिटिसाइज भी किया गया। ठीक है किया गया, लेकिन जो दूसरी मरियम नवाज की मीटिंग हुई कि उसको जाने दिया जाए, उसमें कैबिनेट यूनानिमस थी कि नहीं जाने दिया जाए। और ये प्रपोजल किसने रखा था कि मरियम नवाज साहिबा को जाने दिया मुझे जाए? नहीं याद, प्रपोजल थी कैबिनेट में, लेकिन कैबिनेट यूनानिमस थी कि इसको नहीं जाने देना। लेकिन ये कहीं ना कहीं तय था कि नवाज शरीफ साहब पहले जाएंगे मुल्क से बाहर और फिर ये मरियम नहीं नवाज मुझे साहिबा पता, आप जाएंगे। सवाल मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। नहीं ये तो नहीं आप बड़ा सेंसिटिव सवाल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये तय था कि पहले नवाज शरीफ जाएंगे फिर मरीम जाएगी। मैंने आपको कहा कि नवाज शरीफ का जब मसला आया 14 वोटें उसके हक में पड़ी, उसमें मेरी शामिल थी वोट जी। फिर जब 15-20 दिन बाद या महीने 2 महीने बाद मरियम का केस आया, कोई वोट उसके हक में नहीं था। बिल्कुल सही। और सर अगर इलाज के लिए शेख साहब जाना चाहती हैं तो फिर गौर तो करेंगे उनकी दरख्वास्त पर? मैंने आप सर्च कर दिया, ये बड़ा हसास सवाल आप कर रहे हैं। डिसीजन इज विद द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करें। प्राइम मिनिस्टर। शहबाज शरीफ साहब जेल से बाहर आ रहे हैं, जमानत हो रही है। मीडिया तो ऐसी बातें कर रहा है और केस भी उनका लगा हुआ है, लेकिन ये तो कोर्ट का फैसला है ना। अब केस कोर्ट में लगा हो, अगर इंटीरियर मिनिस्टर कहेगा, सुबह जज भी बुला लेते हैं वजीरों को आजकल, आओ ना ज़रा। सो केस इज विद द कोर्ट, सो लेट द कोर्ट डिसाइड। एनालिसिस क्या है आपका? कोई एनालिसिस कोर्ट पे मैं नहीं करना चाहता। जो कोर्ट फैसला करेगी वो वही ठीक है। कोई अंदाज़ा तो होगा ना शेख साहब आप? अंदाज़ा मेरा भी आपसे कम ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। जो आपका अंदाज़ा वो मेरा ही अंदाज़ा, लेकिन मैं कोर्ट पे तबसरा नहीं कर सकता। मेरा अंदाज़ा तो ये है कि वो बाहर आ जाएंगे। आपका अंदाज़ा होगा, मैं इस पे तबसरा नहीं कर सकता। इस अपोजिशन को तो इतनी अपोजिशन और मिल जाए तो वो इमरान खान मार नहीं खाता इनसे। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है ना, हुकूमत तो खुद अपने लिए बहुत बड़ी अपोजिशन है। देखिए, हमने अपने मसले हैं, हमें हल करने हैं। इमरान खान ने कोर कमेटी में कहा है, कैबिनेट में कहा है, इमरान खान ने पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में कहा है, तर्जमानों में कहा है कि भाई 2 साल रह गए हैं, अब काम करो, डिलीवर करो। वो तो यही कह सकता है ना, काम तो अब शेख रशीद ने करना ना कि वो डिलीवर करे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है कि बाइडन साहब ने उनको माहौलियाती समिट था उसमें इनवाइट नहीं किया है। तो कहा जा रहा है कि क्यों हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म साहब अपना मजाक खुद उड़वाते हैं। पहले फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से ये मौक़िफ़ आया था कि उन ममालिक को सिर्फ मदऊ किया गया है जो कार्बन खारिज करते हैं, और पाकिस्तान उसका अखराज करने वाले ममालिक में सबसे निचली सतह पर है। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से एक ट्वीट सामने आ गया, इस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, इमरान खान साहब को बाइडन साहब ने माहौलियाती समिट में इनवाइट नहीं किया, आज उन्होंने ट्वीट कर दिया, मुनासिब किया जो ट्वीट किया? इमरान खान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझता है, माहौलियात में उसकी बड़ी खिदमत हैं, उसने सोच समझ के, क्योंकि लोगों ने बड़ा शोर मचाया हुआ है। इमरान खान की पास
हम इतनी ज़बरदस्त टीम नहीं है कि उसका बेहतर तौर पे दिफा कर सकें। सो बाज़ का तो उसको खुद मैदान में आना तो पड़ता है। आप मानते हैं काबीना नाअहल है? नाअहल तो खैर बहुत ही गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है। हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते, हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। सो जो उसने बयान दिया उसके साथ खड़े हैं। अब अगर एक वज़ीर से आप ये कहें कि वो ये कहेगा कि नहीं उसने बयान ठीक नहीं दिया, तो ये तो बड़ी बदमज़गी वाली बात होगी ना। बहुत ज़्यादा उसने तनकीद हो रही है कि एक तो अमेरिका ने इनवाइट नहीं किया, और पहले फॉरेन ऑफिस ने कहा जी इसकी रीज़न थी कार्बन हम खारिज करने वाले ममालिक में सबसे निचली सतह पर हैं, इसलिए पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया। उन्होंने वो फॉरेन ऑफिस के मौक़िफ़ की तरदीद की है आज। फ़ॉरेन ऑफिस इस पे बेहतर तबसरा कर सकता है, मैं इस पे तबसरा कर देगी। बिल्कुल सही। अच्छा, पीडीएम की सियासत पर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी को आपने किस तरह से मैनेज किया है? अब वो पीडीएम के साथ उस तरह से खड़ी नज़र नहीं आती। कोई लालच दी है या कोई खौफजदा किया आपने? देखें, वो अपनी मनसूबा बंदी कर रहे हैं। केपीके में फजलुर रहमान की बजाय उन्होंने एएनपी को रख लिया, राइट। इसी तरह वो मुख्तलिफ ग्रुप्स पे हाथ रख रहे हैं इस वक्त, और वो अगले इलेक्शन की तैयारी में है। और अगले इलेक्शन की तैयारी में उनका मुकाबला 3 पार्टियों से है, पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी। जेयूआईएफ फंस गई है। मौलाना साहब ने अपनी ज़िंदगी का, मैं उसको बड़ा समझदार आदमी समझता था, अब मैं अपना फैसला वापस लेता हूँ। फैसला वापस लेते हैं? क्योंकि मैं पहले समझता था कि मौलाना फजलुर रहमान नून से नथी होके सीटें निकालेगा अगले इलेक्शन में, उनसे हिस्सा शिस्सा लेगा। वो पार्टी खुद ही ठुस होती जा रही है, तो हिस्सा क्या लेगी और क्या लेगी। सो पहले उसने एक आज़ादी मार्च किया, वो नाकाम हुआ। पीडीएम बनाई, वो नाकाम हुआ। एक सूबाई लेवल की सतह पे वो नेशनल लेवल की सियासत में आए, और नेशनल लेवल की सियासत पे आके वो सियासत में मुंह के बल गिरे, और इस बुरे तरीके से गिरे कि अब उनके साथ वो अवैस नूरानी और दूसरे 2-4 लोग बैठे हैं। नून लीग का तो ऑफ कोर्स नवाज शरीफ ख़ानदान एक डिफरेंट सियासत करने जा रहा है, और पीपल्स पार्टी एक डिफरेंट सियासत करने जा रही है। दोनों की सियासतें ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन में बदल जाएंगी। अगले 60 दिन? अगले 60, रमज़ान क्या तो लगा होगा? मेरा मतलब है, एक तो नून लीग अपनी बेहतर वाज़े पोजीशन लेगी, इधर लेनी है या उधर लेनी है। पीपल्स पार्टी जो है वो टकराव की पॉलिसी में अब नहीं जाएगी। आप कह रहे हैं कि मनसूबा बंदी कर रही है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत में आ रही? ये नहीं मैं कह सकता, अगले इलेक्शन की तैयारी में जा रही। अब तो देखें 3 साल हो गए जी, 1 साल और है। इतला साहब 5वें साल कौन किसी की सुनता है जी। हमने, मेरी 15वीं वजारत है, अल्लाह पे यकीन करो उर्दू बाजार में आग लगी है। कल गया कहता जी हुण तुसीं वोट लैण आओगे ना तो फिर गल करांगे। 3 घंटे बाद आग ते पहुंचे हो तुसीं। हालांकि मैं कैबिनेट से गया हूं उर्दू बाजार में, कैबिनेट को छोड़ के गया हूं उर्दू बाजार की आग में। एक बंदा कहता जी 3 घंटे का असीं देख रहे हैं मुंह चुक चुक के किसले साडा वजीर दाखिला आएगा। सर 5वें साल लोगों की फजा बड़ी बदली होती है। लोग भी वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम वोट मांगना है। कैंडिडेट के भी 50, 40, 60% वोट होने चाहिए, फिर उसको पार्टी के 20-30% वोट मिलते हैं। कैंडिडेट ही पैदल होए तो पार्टी कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत में आप देख रहे हैं, अगली मैं हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो सकती है? पार्टी को प्लानिंग करते हुए और मनसूबाबंदी करते हुए देख रहा हूँ, और फजलुर रहमान की सियासत को पिटते हुए देख रहा हूँ, और नून लीग की सियासत को ख़राब होते हुए देख रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने कोई डील की है एस्टैब्लिशमेंट? मुझे तो नहीं पता, मेरे साथ तो नहीं की। अगर किसी के साथ की है तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन आसफ जरदारी छाती के साथ लगा के ताश खेलता है। उसने इनको इलेक्शन लड़वाया, उसने इनको सेनेट का इलेक्शन लड़ाया, ज़िमनी इलेक्शन लड़ाया, इस्तीफ़ों से पीछे लेके गया, इनका बाइकाट ख़त्म कराया। अब उसने अपना लीडर ऑफ अपोजिशन ले आया, और वो कह रहा है मैं कौमी असम्बली में भी अपना अपोजिशन लीडर ले आऊँगा। तो ये मुनासिब किया आसिफ अली जरदारी ने? मैं ज़बरदस्त सियासत की है। पीपल्स पार्टी उजागर हुई है, नून लीग नीचे गई है। और ये देखिए मीडिया भी अगर आप लगाएं तो देखें ना, एक यूसुफ रजा गिलानी नया फेस मिला पीपल्स पार्टी को, कोई माने या ना माने। देखिए ना, देयर इज ए फेस बिहाइंड ए केस। यूसुफ रजा गिलानी इज ए न्यू फेस, और वो फेस मीडिया फेस है। प्राइम मिनिस्टर रहा है, रेलवे मिनिस्टर रहा है, स्पीकर रहा है,
सो ही हैज़ द एबिलिटी कि जब वक्त आएगा वो प्लीड करेगा। सो पीपल्स पार्टी ने एक नया फेस अपना मुतारफ कराया और जनूबी पंजाब में कराया। जनूबी पंजाब में बिल्कुल सही। 7 वोट जो मुस्तरद हुए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, ये पीपल्स पार्टी ने जानबूझ के करवाए? मुझे नहीं पता किसने करवाए, मुस्तरद तो हुए हैं, कोर्ट ने भी कहा कि ठीक हुए हैं। कोई पीपल्स पार्टी की कनाइमेंस थी जिस तरह से फारूक नाइक साहब बड़ा कामली चीज़ों को देखते रहे और मुस्तरद होते भी देखते रहे? मुझे पीपल्स पार्टी की कोई अंदर की इतला नहीं, कोई इतला नहीं। अजानें हो रही हैं, कोई इतला नहीं। अच्छा, आप नहीं कह सकते कि उन्होंने ख़ुद से मुस्तरद करवाई या इस तरह? बिल्कुल सही। जहांगीर तरीन साहब अब हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, शेख साहब वो कह रहे हैं कि मुझे विच हंट किया जा रहा है और मुझे जानबूझ के इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मेरे ख़िलाफ़ ख़बरें भी लीक करवाई जा रही हैं। मैं नहीं कर रहा। देखें, एहतसाब को शहजाद अकबर साहब देख रहे हैं। अगर आप चीनी पे मेरे से सवाल करें अजान, मुझे कुछ नहीं पता। ये टी चीनी इन्वेस्टिगेशन और ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये शहजाद अकबर देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा। मैं FIA को देख रहा हूँ, इस काम को मैं नहीं देख रहा। वो कह रहे हैं FIA के हवाले किया गया। FIA तो आपके पास है, मेरे पास है, लेकिन ये काम एहतसाब का वो इंचार्ज है, वो देख रहा है। मैं टीवी पे लाइव कह रहा हूँ, ये मामूली बात नहीं है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं और FIA का मामला भी शहजाद अकबर साहब FIA मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये काम शहजाद अकबर देख रहे हैं। तरीन साहब कह रहे हैं FIA को मेरा केस जानबूझकर दिया गया है। मैं क्या कह सकता हूँ? तरीन साहब कोर्ट में चले गए हैं, अब कोर्ट में उनकी बेल हो गई है, तो शहजाद अकबर ने आज सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे नहीं पता क्या 80 कह रहे हैं और मिले हैं, खुसरू बख्तियार की भी है, लेकिन मुझे निशाना बनाया जा रहा है। देखें, फिर लोग तो इसी तरह कहते होंगे ना, लेकिन एक बात तो है ना कि जहांगीर तरीन और PTI आपस में दो अलग बहुत फासले हो गए, इसी पे इक्तफा रखें आप। अब ये रिकनेक्शन नहीं हो, मैं नहीं होते देख। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप हमारे साथ थे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।